हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 30th अगस्त को हुए सेकंड शिफ्ट वाले एग्जाम का। अगर आपका एग्जाम था आज तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं आपको बता दूं कि हमने दिसंबर 2024 के लिए एग्जाम टारगेटेड विनर बैच 3.2 लॉन्च कर दिया है, जिसमें हम आपको यूजीसी नेट पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाएंगे। एंड गाइज इन सभी के कॉम्बो कोर्स हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, आज लास्ट डे इस ऑफर का। तो आप फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करके फ्लैट 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे ऑल 10 यूनिट्स के, बाइलिंगुअल इंग्लिश प्लस हिंदी, प्लस 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो लिंक गिवन है एग्जाम मेंटर ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां पे जाके आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो आज देखिए क्वेश्चन बना था आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पे, जो कि टेबल बेस्ड था। अब जो क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि एक डीआई में 5 क्वेश्चन होते हैं, तो ये जो 5 क्वेश्चन थे इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन में परसेंटेज पूछी हुई थी, कुछ में रेशियो बताना था, कुछ में एवरेज बताना था। तो क्वेश्चन इजी था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। काफी इजी क्वेश्चन बन गया, दे दिया था इस बार डीआई का आज की सेकंड शिफ्ट में, तो इजीली बन गया था। इसके अलावा जो आरसी था वो टोबैको बेस्ड एक क्वेश्चन था, टोबैको के बारे में था, और वो भी इजी क्वेश्चन था, वो भी इजीली बन गया था। तो ये दो क्वेश्चन काफी सही मिल गए स्टूडेंट्स को। इसके अलावा एक नंबर सीरीज पे क्वेश्चन था, जो कि मिसिंग नंबर बताना था। एक नंबर गिवन थे जिसमें एक नंबर मिसिंग था, उसको आइडेंटिफाई करना था किसका नंबर क्या होगा। इसके अलावा प्लेजरिज्म पे क्वेश्चन था कि 6 मंथ के लिए रीसबमिट करने के लिए कौन सा लेवल होता है। तो लेवल पे पूछा हुआ था। तो गाइस देखो, इसके अंदर 4 लेवल होते हैं, आप सभी को पता है। लेवल 0 से स्टार्ट होता है, फिर लेवल 1 2 3 इस तरीके से 4 लेवल होते हैं। लेवल 0 जो होता है आपको 10%, इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगती है। 6 मंथ की जो पेनल्टी लगती है वो लगती है, और लेवल 1 में 6 मंथ के लिए विड्रॉ करना पड़ता है, मैन्यूस्क्रिप्ट को उसको सबमिट करना पड़ता है। 10 to 40% वाला जो लेवल है। फिर लेवल जो 2 होता है वो 40 to 60% वाला प्लेजरिज्म है, इसमें 1 ईयर का डिपार्टमेंट मिलता है, उसके बाद आपको रीसबमिट करना पड़ता है। और अगर बात करें हम लेवल 3 की, तो उसमें 60% या उससे ज्यादा का प्लेजरिज्म पाया जाएगा, तो स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया जाएगा। तो ये पेनल्टी रही है। और आज इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, लेवल 1 के ऊपर आज क्वेश्चन था, जिसमें 6 मंथ की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था फुल फॉर्म के ऊपर, पीडीएफ एमपीईजी इस तरीके से आपको क्वेश्चन गिवन थे, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना था। तो पीडीएफ की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, एमपीईजी की फुल फॉर्म होती है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। इस तरीके से फुल फॉर्म के क्वेश्चन गिवन थे, जिनको आपको करना था सॉल्व। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया था टीचिंग टूल ऑनलाइन, टीचिंग टूल जो है वो यूज किए जाते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, क्विज या पोल क्रिएट करने के लिए कौन सा टूल यूज किया जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट टीचिंग के जो टूल्स होते हैं उस पर क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप इस चीज को एक बार गो थ्रू कर लेना। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट पे क्वेश्चन था, कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एस्टेब्लिशमेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो गाइस देखिए, जो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी, दैट द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी sent a dispatch in July 1854 to the Governor General of India in council suggesting the establishment of the universities of Calcutta, मद्रास एंड बॉम्बे। उस टाइम पर 3 यूनिवर्सिटी स्टेब्लिश करने की बात कही गई थी, तो जिसमें जो हमारी कलकत्ता यूनिवर्सिटी है इसको स्टेब्लिश किया गया था, इसको फाउंड किया गया 24 जनवरी 1857 में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आज पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं गाइस। इसके अलावा फ्रैक्शन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। फ्रैक्शन तो काफी इजी होता है, 4th 5th क्लास के स्टूडेंट्स फ्रैक्शन करते हैं, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप आई थिंक बन गया, वो क्वेश्चन इजी होता है। एवरेज पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपका, कोएफिशिएंट और वेरिएंस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए गाइस, पॉपुलेशन और सैंपल दो अलग अलग, दोनों ही अलग अलग के जो चीजें होती हैं दोनों के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है वो, अगर बात करें पॉपुलेशन की, अगर निकाल लो, पॉपुलेशन का मतलब होता है पूरी, जिस पे भी स्टडी कर रहे हो कंप्लीट एरिया ऑफ स्टडी को पॉपुलेशन कहते हैं, और सैंपल किसको कहते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया को। तो उसको सैंपल कहा जाएगा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर हम बात करें सैंपल की, तो ये होता है सैंपल मीन डिवाइड बाय आपका एवरेज मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन रहा है, तो इसको भी याद कर लीजिए। ये होता है अंडर रूट सिग्मा, दैट इज समेशन ऑफ एक्स, जो कि नंबर्स वैल्यूज गिवन होती हैं, माइनस मीन, दैट इज एवरेज, इसका स्क्वायर, डिवाइड बाय एन, नंबर ऑफ आइटम्स। अगर हम बात करें सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो ये होता है अंडर रूट में सिग्मा, दैट इज समेशन ऑफ आइटम्स, दैट इज एक्स, दैट इज नंबर ऑफ आइटम्स, जो भी आप सॉरी जो आपके नंबर जो भी आइटम्स गिवन है, माइनस एवरेज का स्क्वायर कर देंगे हम, डिवाइड बाय n-1 हो जाएगा।
तो ये जो फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे आज के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम छोटे मोटे काम करते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर पे पूरा कंप्लीट आपका सिस्टम ही रन करता है। जैसे विंडोज हो गई, है ना, आईएस हो गया, तो मैक ओएस हो गया ना, मैक। तो ये जो चीजें हैं इस पे क्या होता है, आपका कंप्लीट सिस्टम ही रन कर रहा होता है। बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम पर्टिकुलर चीजें करते हैं, जैसे वीएलसी मीडिया प्लेयर है, अभी पर्टिकुलर काम क्या करता है, आप इस पे वीडियोस देखते हो, पर्टिकुलर काम करता है, बस दैट्स इट। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। एमएस पावर पॉइंट है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस हो गया, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये आपकी सारी की सारी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाती हैं। नॉइस पोल्यूशन पे गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ था आज। ये पूछा हुआ था ग्रीन मफलर के ऊपर, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो ये नॉइस पोल्यूशन का क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूँ ग्रीन मफलर क्या होता है। इट इज ए टेक्निक ऑफ रिड्यूसिंग नॉइस पॉल्यूशन बाय प्लांटिंग 4 to 6 rows around populated areas or noisy places like along roadside, industrial areas, societies, near highways, etc., so that dense trees reduce noise pollution as they filter out the noise and obstruct it reaching to the citizens। तो वो कितनी अच्छी बात है यहाँ पर कि इस मफलर का अगर बनाया गया तो कितना अच्छा रहेगा। देखो यहाँ पर हाईवे है, यहाँ पे ट्रेनें गुजरती हैं या फिर यहाँ से बसें गुजरती हैं बहुत स्पीड से। तो हाईवे पे या तो आपके बस या ट्रेन बसें या फिर ट्रक चल रहे होते हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइस होता है। तो उस केस में क्या है, और यहाँ पर पॉल्यूशन भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, गैसेस वगैरह निकलेंगी, है ना। तो यहाँ पर अगर हम पेड़ लगा दें, लगातार पेड़ लगा दें, लगातार लगातार इस तरीके से एक लेयर बना दें पेड़ों की, तो उससे क्या एडवांटेज मिलेगा, उससे एडवांटेज ये मिलेगा कि जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पर घर बने हुए हैं, तो जब ये लोग यहाँ पर पॉल्यूशन फैलाएंगे, आवाज करेंगे, तो जब भी पेड़ यहाँ बीच में पड़ेंगे तो यहाँ पर तक घर तक पहुंचने में जो नॉइस है वो कम हो जाएगी। खत्म तो नहीं होगी बट नॉइस कम की जा सकती है, पॉल्यूशन कम किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे जो है पॉल्यूशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये इसको ही हम ग्रीन मफलर के नाम से जानते हैं। द ग्रीन मफलर इज ए स्कीम इन्वॉल्विंग प्लांटिंग अशोका एंड नीम, ये दो पेड़ हैं, plants near homes and localities to reduce noise pollution. The scheme aims to absorb pollutant gases and settle suspended particulate matter or dust generated by moving vehicle। तो ये जो है बीच में एक अवरोध बनते हैं, एक बैरियर बनते हैं, और जो पेड़ पौधे लगे होते हैं सड़क किनारे वो एक तरीके से हेल्प करते हैं पॉल्यूशन को कम करने में, जो कि घरों तक कम पॉल्यूशन पहुंचे। ठीक है, बाकी हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ईजी है। आई होप समझ में आ गया होगा। इंटरनेट के ऊपर क्वेश्चन था कि इंटरनेट के आने के बाद से क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो काफी डेवलपमेंट हुआ, बट ऑप्शन देखने पड़ेंगे कि ऑप्शन में क्या गिवन था। लॉर्ड गवर्नर पे क्वेश्चन पूछा था कि प्री इंडिपेंडेंस से पहले एजुकेशन की फील्ड में कौन से गवर्नर ने पहले काम किया, कौन से गवर्नर ने बाद में काम किया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था। तो ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना का मतलब है कि आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, सभी गवर्नर के नाम याद होने चाहिए विद द ईयर, कि कौन से गवर्नर कौन सी ईयर में काम कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था। इसके अलावा कन्वेंशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, इसमें इसको भी सीक्वेंस वाइज लगाना था। न्याय फिलोसफी पे क्वेश्चन था, तो न्याय फिलोसफी के अंदर नॉलेज को गेन कर सकते हैं दो तरीके से, या तो अनुभव करके या तो स्मृति करके। और जो अनुभव होता है तो वैलिड होता है या तो इनवैलिड होता है। वैलिड को बोलते हैं हम प्रामा, इनवैलिड को बोलते हैं हम अप्रामा। तो जो वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज होते हैं न्याय फिलोसफी के अंदर वो चार ही माने जाते हैं: परसेप्शन, इन्फरेंस, कंपैरिजन, टेस्टिमनी, दैट इज प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और जो दो और आपके प्रमाणस बच गए, तो उनको वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज नहीं माना जाता इसके अंदर। ठीक है, किसके अंदर? न्याय फिलोसफी के अंदर। तो ये है। बाकी अगर हम बात करें इनवैलिड अप्रमा की, तो ये तीन होते हैं: डाउट, आर्ग्यूमेंट और एरर। जबकि मेमोरी की बात करें, जो कि स्मृति होती है, वो करेक्ट हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है। तो ये न्याय फिलोसफी की कुछ बेसिक्स है। इसके अलावा गाइस देखिए, स्वयं के ऊपर क्वेश्चन पूछा था कि स्वयं जो प्रभा है, स्वयं प्रभा की चैनल के ऊपर क्वेश्चन था 11 से 14 नंबर तक की चैनल पे। तो 11 जो चैनल है वो इग्नू का है, 12, 13, 14, 15 सारे इग्नू की चैनल्स हैं, नेम में लिखे हुए हैं। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड जो है ये चैनल है ये भी लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बना रखी है आप सभी के लिए। इसके ऊपर गाइस मैंने आज मॉर्निंग में ही क्लास ली थी, जिसमें मैंने बताया था कि स्वयं प्रभा के अंदर जो 40 चैनल है वो कौन कौन से हैं, क्या नाम है, कौन कंटेंट अपलोड करता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में कवर कर रखी है मैंने। सो मेक श्योर गाइस आप इस लेक्चर को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर इजीली कर पाए। और किस तरह की क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस मैं बताता हूँ आपको। हेतुआ भाषा पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, दैट इज अनप्रूव्ड मिडिल टर्म के से रिलेटेड क्वेश्चन था। पॉलिसी पे, इनफॉर्मल पॉलिसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो अगर पॉलिसी वाला टॉपिक आपको टफ लगता है या फिर आपने अभी तक कवर नहीं किया है, प्रिपेयर नहीं किया है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का क्लास नंबर 14 और क्लास नंबर 15 आप जरूर फॉलो करें। ये
इनफॉर्मल पॉलिसी मैंने कवर करवा रखी है, इजी एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। तो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ताकि जो आपका ये वाला टॉपिक है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन पूछा गया था गाइस आज के एग्जाम में। क्योटो प्रोटोकॉल का जो दोहा अमेंडमेंट है उसमें किस कंट्री ने पार्टिसिपेट नहीं किया 5% रिड्यूस करने के लिए, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता, बाकी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि क्या इस तरीके का क्वेश्चन था। सिख रिलीजन के ऊपर कोई बुक पूछी हुई थी, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये भी नहीं पता। इनपुट आउटपुट से मेमोरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो कंप्यूटर डिवाइस के अंदर इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस दो तरह के डिवाइसेस होते हैं। इनपुट में कीबोर्ड माउस स्कैनर जॉयस्टिक वो हमारा OCR हो जाएगा। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर इस तरह के डिवाइसेस आउटपुट डिवाइस में आ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन गिवन थे। क्योटो प्रोटोकॉल में 2% ग्रीन हाउस गैसेज, ये भी क्वेश्चन पता नहीं चला कि क्या किस तरह का क्वेश्चन था, बट क्योटो प्रोटोकॉल पे क्वेश्चन बन रहा है तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल कब बना, किसने बनाया, इसके अंदर 7 गैसेज जो मेंशन है ग्रीन हाउस गैसेज, उनके नाम याद कर लीजिए अच्छे से। इसके अलावा जो अभी रिसेंट कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग हुई है तो उसको भी गो थ्रू कर लेना। ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ लेना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओवरऑल पेपर की बात करें तो इजी टू मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चन इजी थे, कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, जबकि कुछ क्वेश्चन आपको टफ भी लग सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी प्रिपरेशन पे कि आपने किस लेवल की प्रिपरेशन कर रखी है। क्विक रिवीजन करने के लिए ऑल 10 यूनिट्स के अगर अभी आपका पेपर होना बाकी है तो आप हमारी मैराथन क्लास देख सकते हो। 4 घंटे क्लास में मैंने आपको पेपर 1 के ऑल इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक्स मिनिमम टाइम में कवर करवा रखे हैं। सो मेक श्योर गाइस एग्जाम में जाने से पहले इस क्लास को जरूर देखें आप। इससे आपको 8 से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पर केवल इंपॉर्टेंट और एवरग्रीन टॉपिक्स को ही कवर कर रखा है। इसके अलावा आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज फॉलो कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अगर आप दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमने विनर बैच 3.0 लॉन्च कर दिया है, और आज फ्लैट 10% डिस्काउंट का लास्ट डे है। तो आप फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपकी 10% से फीस रिड्यूस हो जाएगी। अभी आप इनरोल करते हो तो टाइम से आपका सिलेबस फिनिश होगा, प्लस आप मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवा रहा हूँ, और इन सभी की कॉम्बो कोर्सेज भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। दिसंबर का जो एग्जाम है वो दिसंबर में तो आप पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये साइकिल काफी लेट हो गया। अगस्त तक तो अभी एग्जाम ही चले, सितंबर तक तो आपका रिजल्ट आएगा, सितंबर के एंड में जाकर के। तो सितंबर के एंड या फिर अक्टूबर का मिड तक भी आपका रिजल्ट जा सकता है। तो इसलिए आपका जो एग्जाम है दिसंबर वाला वो जनवरी के एंड में या फिर फरवरी में जा सकता है। इस वजह से आपके पास अभी टाइम है 5 से 6 महीने का, तो आराम से तैयारी करिए आप स्टार्टिंग से, ताकि आपका टाइम से सिलेबस फिनिश हो, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएं। किस तरीके से आप एनरोल कर सकते हैं, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।